Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Points. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बिजनेस इकोनोमेट्रिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड ECO 601 है उसकी असाइनमेंट नंबर सॉल्व करेंगे। आई थिंक ये असाइनमेंट नंबर 2 है जो कि मैंने इसकी ये जो आपको नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है ECO 601-2, तो मैंने इसलिए इसका नाम लेबल में असाइनमेंट नंबर 2 रखा है। तो इसकी जो ड्यू डेट है लास्ट सबमिट करने की लास्ट डेट और 19 फरवरी है और उसके टोटल मार्क्स 10 हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहले आपको एक टेबल दिया गया है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन हैं और उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं वो इस टेबल से रिलेटेड हैं। तो हम देखते हैं व्हाट डज प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एफ मीन्स। ये जो आपके पास राइट साइड पे एक सेक्शन है उसमें ये आपको तीसरे पोजीशन पे ये वैल्यू दी गई है 0.0101%। ये क्या है ये बताना, फिर आपने इसको इंटरप्रेट भी करना है। दूसरा क्या है व्हाट डज रूट MSC मीन्स, इंटरप्रेट इट। बिल्कुल इसी तरह इंटरप्रेट ऑल दी स्लोप कोफिशिएंट्स। ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स का कॉलम है आपने इन सबको इंटरप्रेट भी करना है। तो चलें अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं टेबल 1 के हवाले से। उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊँ कि कुछ ये चीज़ें क्लियर नहीं आई, लेकिन मैं यहाँ पढ़ता जाऊँगा ताकि आपको समझ में आती जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 था वो था प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एफ। तो इसको मैं बताने लगा हूँ कि ये क्या है। मीन्स पी वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये जो पूरा है प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एफ, इसका मतलब है ये वो पी की वैल्यूज है जो कि उस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को शो करती है या परसेंटेज को शो करती है एट विच योर एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स विल बिकम सिग्निफिकेंट। जो आपके एस्टिमेटेड कोफिशिएंट्स हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, अब हमें जो वैल्यू दी गई है अब उसके मैंने इंटरप्रेट करना है। Here the p value is 1%, which interprets that if the value of coefficients are less than 1%, then they are significant, otherwise not. तो वापस चलते हैं, सॉरी, कि यहाँ आपको जो वैल्यू दी गई है पी की वैल्यू वो 1% है। तो अगर आपकी कोफिशिएंट की वैल्यूज इससे लेस होगी, ये जो आपने डिटरमिन की है, तो वो सिग्निफिकेंट है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो आपके जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू जो है वो इनसिग्निफिकेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी की तरफ जाते हैं Q2 की तरफ। इसको मैंने बताया है रूट ROOT रूट MSE मीन स्क्वायर एरर। तो ये क्या है, इट मीन्स, इसका मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रेजिडुअल्स जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम प्रेडिक्टिंग एरर्स भी कहते हैं। एंड यूज, और ये जो टर्म है वो यूज होती है टू मेजर द स्प्रेड आउट ऑफ दिस रेजिडुअल्स। तो स्प्रेड आउट से क्या मतलब है हमारे पास कि ये जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उससे उनकी स्कैटरनेस कितनी ज़्यादा है उसको डिटरमिन करते हैं। अब हमारे पास क्या है, जो रूट मीन स्क्वायर एरर है वो 2.1462 है विच इज़ ग्रेटर देन 0.5। ये एक रेंज है जो मैंने आपकी हैंड आउट से डिटरमिन किया, 0.2 और 0.5 के दरम्यान लाइज करे तो एक्सेप्टेबल है। यानी जो आपके प्रेडिक्टेड एरर्स हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसकी वैल्यूज 5 से ग्रेटर है। तो इट मीन्स ये जो आपके प्रेडिक्टेड एरर्स जो आपने डिटरमिन किए हैं रिग्रेशन को रन करके वो इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। यहाँ मैं मज़ीद दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर किसी को किसी पॉइंट पे कन्फ्लिक्ट है या कुछ डाउट है या कोई अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है अपने व्यूज़ को, तो वो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में है और उसको शेयर करें ताकि मेरे साथ साथ सबका भला हो सके। तो अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो वो जाने से पहले हम उसकी तरफ उसको रीड आउट करते हैं। इंटरप्रेट ऑल द स्लोप कोफिशिएंट्स। तो मैंने क्या किया है कि इस सारी ये 2 कॉलम जो थे इसको मैंने रिग्रेशन इक्वेशंस में कन्वर्ट किया है। उसके बाद मैंने उसको इंटरप्रेट करना शुरू किया है या एक्सप्लेन करना शुरू किया। तो ये मैंने इक्वेशंस बनाई है। वाई हैड यानी जी डी पी जी, ये हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंटरसेप्ट है जिसको हम कांस्टेंट कह रहे हैं 4.963491 माइनस 0.490251। पहले मैंने x1 लिखा था, लेकिन मैंने डायरेक्ट जो वेरिएबल डिफाइन किया गया है टेबल में उसको यहाँ प्लेस किया है। फिर इन्फ्लेशन, फिर ये एक्सपी एक्सपेंस है या एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो। GCF एज इट इज़ मैंने वहाँ से देखा और यहाँ मैंने उसको लिख दिया है। अब मैं इसको, ये जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे, इसको मैं डिफाइन करने लगा हूँ। पहले मैंने लिया है वेरिएबल FDI, तो उसका कोफिशिएंट ये है, कह रहा अ यूनिट चेंज इन FDI। अगर इसमें एक यूनिट चेंज आती है, यानी हम लिखते हैं FDI इज इक्वल टू 1, तो हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है GDPG, इस पे माइनस 0.490251 की चेंज आएगी ऑन एवरेज बेसिस। यानी ये जो आपको एटीट्यूड बता रहा है, ये एवरेज बेसिस पे बता रहा है। बिहेवियर जो आपको शो कर रहा है, ये एवरेज बेसिस पे आपको शो कर रहा है। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है, वाइल अदर वेरिएबल्स केप्ट कांस्टेंट। हम जो रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स है हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती। फिर हम ये दूसरा वेरिएबल लेते हैं इन्फ्लेशन। अब सेम इसी पैटर्न में हम इसको डिफाइन करेंगे। अगर 1 यूनिट चेंज इन इन्फ्लेशन में हो, तो GDPG में क्या चेंज होगी, वो होगी माइनस 0.052822 यानी गिरेगी, डाउनवर्ड होगी, एडिशन नहीं होगा बल्कि फॉल होगा। आप ये लफ्ज ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं कि चेंज, वैसे मैंने माइनस शो किया है लेकिन आप लिखना चाहे तो वर्ड लिख सकते हैं ऑन एवरेज बेसिस। तो जहाँ मैंने ये लिखा था अदर वेरिएबल केप्ट कांस्टेंट, तो आप यहाँ सेट्रस पैराबस भी लिख सकते हैं। ये फोटो कुछ ज़्यादा ही अच्छी नहीं आई, तो माजरत आप लोगों के साथ, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ता जाऊंगा ताकि आप इसको इजीली समझ सकें और उसको अपने वर्ड्स में लिख सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको एज इट इज़ कॉपी मत कीजिएगा। तो अब हम वापस अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास टेबल 2 है, कह रहा ई स्टैट IM टेस्ट कैमरोन त्रिवेदीज डिकम्पोजिशन ऑफ IM टेस्ट कांस्टेंट वेरिएंस हेट्रोस्कस क्या कहते हैं हेट्रोस्कसडेस्टिसिटी, इसको हमने डिटरमिन करना है। तो ये होता क्या है हेट्रोस्कसडेस्टिसिटी, कि ये जब आप वायलेशन ऑफ अजम्पशंस, क्लासिकल अजम्पशंस उसको वायलेट करते हैं, यानी उसकी एक अजम्पशन है कि जो जितने भी एरर्स हैं, वेरियस ऑफ द एरर्स कांस्टेंट होते हैं, यानी वो आपस में अनकोरिलेटेड होते हैं, कोरिलेशन उनका नहीं होता। तो अगर वो कांस्टेंट होते हैं तो हम उस सिचुएशन को कहते हैं होमोस्टैटिसिटी। होमोस्टैटिसिटी हम इसको कहते हैं। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए भी माजरत। तो चलें इसके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको रीड आउट करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेस्ट, हमने जो टेस्ट ऊपर यूज किया है उसका क्या नाम है वो बताना है, और राइट डाउन इट्स नल हाइपोथेसिस, तो इसका नल हाइपोथेसिस को हमने लिखना है। तो चलें अपने सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। नेम ऑफ द टेस्ट TEST टेस्ट इज इक्वल टू वाइट टेस्ट, और इसका जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। कांस्टेंट वेरिएंस, देयर इज होमोसेडास्टिसिटी, यानी कि वेरिएंस कांस्टेंट है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द एरर्स, एंड देयर इज नो हेट्रोस्कैस्टिसिटी, यानी रिवर्स करके लिख रहे हैं हम। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या है, इंटरप्रेट द अबव टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ P वैल्यू। हमें जो P वैल्यू दी गई है उस बेसिस पे हमने उसको डिफाइन करना है। अब हमारा फोकस क्या है, हेट्रोस्कैस्टिसिटी है, तो हमने उसके बेस पे इसको डिफाइन करना है। क्या द वैल्यू ऑफ P 26.18%, 26.18% is much higher than the 10%,
यानी हम यूजली क्या लेते हैं, 10% लेते हैं। अगर 10% से बिलो वैल्यूज हो तो हम अपने जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करते हैं और हम कहते हैं कि उसमें जो हमारा मॉडल है उसमें हेटेरोस्कैसिटी का जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज है वो 26.18% है, विच इज मच ग्रेटर देन द 10%, विच मीन्स दैट वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट our null hypothesis. It means variances are constant. In other words, there is no issue of heteroscedasticity. So हमने इसको डिफाइन कर लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है जी, खत्म हो गया। अब हमारे पास टेबल 3 आ रहा है। इसमें हमने क्या करना है, इंटरप्रेट द अबव टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू। अगेन हमने पी वैल्यू पे ही इसको एड्रेस करना है। तो यहाँ देखें 55.33% है। यूजुअली हम कौन सी वैल्यूज लेते हैं, 10%, विच इज आल्सो मच हायर देन दी 10%, जो कि हमें हेल्प आउट करता है डिसीजन लेने में कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगेन देयर इज absence of heteroscedasticity प्रॉब्लम, यानी कि सब जो वेरिएंस ऑफ एरर्स जो हैं वो कांस्टेंट हैं। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द एरर्स टर्म्स। फिर हमारे पास क्या है, टेबल नंबर 4 है और उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है इससे रिलेटेड है। आई थिंक VIF स्टैंड्स फॉर वेरिएंस इन रिलेशन फैक्टर, तो में भी गलती हो सकती है, अगर वो तो काइंडली करेक्ट कीजिएगा। तो उसके बाद हम कहते हैं व्हाई डू वी अप्लाई दिस टेस्ट ऑन डाटा, कि हम जो टेस्ट है, ये वाला जो टेस्ट है VIF, हम डाटा पे क्यों अप्लाई करते हैं। ये भी एक पोस्ट रिग्रेशन टेस्ट है। तो हम इस टेस्ट को अप्लाई करते हैं किस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए, मल्टीकुलरिटी के प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए हम करते हैं। तो अगर आपके पास वैल्यूज अबव 10 हो VIF की, तो वहाँ आप किस किस्म का प्रॉब्लम फेस करते हैं, सिवियर काइंड ऑफ मल्टीकुलरिटी पाई जाती है। अगर इसकी वैल्यूज 5 से ग्रेटर हो VIF की, तो हमारे पास माइल्ड जो इशू ऑफ मल्टीकुलरिटी एग्जिस्ट करता है आपके मॉडल में। लेकिन आप यहाँ देखें कि VIF की तमाम वैल्यूज बिलो 5 हैं, तो इट मीन्स देयर इज नो इशू ऑफ मल्टीकुलरिटी जो है हमारे इस सिचुएशन में या टेस्ट में है। यानी अदर वर्ड्स, वी आर कॉन्फिडेंट दैट इन अवर मॉडल देयर इज नो इशू ऑफ मल्टीकुलरिटी। तो उसके बाद हमारे पास एक फिगर अगेन 1 आ रही है, पहले टेबल था, फिगर आ रही है। तो हमारे पास इससे रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू वी यूज ग्लैडर और लैडर कमांड्स। जब हमारे पास क्या कहते हैं, हमने ट्रांसफॉर्म करना हो किसी भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करना क्यों कर रहे होते हैं, ताकि हम उसकी देख सकें कि वो कितना ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी उसकी नॉर्मलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को अप्रॉक्सीमेटली तौर पर चेक करने के लिए जो हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं हम उसको ग्लैडर और लैडर कहते हैं। तो यहाँ क्या है जी, हम उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम स्क्वायर यूज़ करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूँ, ladder help us to transform independent variable to be normally distributed by trying taking log or square or other powers। तो फर्दर क्या है, जो ग्लैडर है gives graphs to analyze the situation। तो अभी आप यहाँ देखें, हमने कौन सा सारे ग्लैडर के यूज़ करते हुए सारे ग्राफ हमने बनाए हैं। इस ग्राफ में आप देखते हैं कि हिस्टोग्राम और नॉर्मल जो कर्व है बेल शेप का, उसको ड्रा करने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द गिवन images show approximately normally distributed shape of GDPG वेरिएबल। कह रहे हैं जो हमारी GDPG वेरिएबल है उसकी जो शेप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अप्रोक्सीमेटली वो कौन सा इमेज है। तो
आप देखें तो आपको ये भी लगता है 1/स्क्वायर रूट वाला, 1/क्यूबिक वाला, 1/स्क्वायर वाला भी लगता है, लेकिन इन माय ओपिनियन द बेस्ट वन इज इनवर्स। तो आप देखें इसके जितने भी हिस्टोग्राम हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बेस्ट डिफाइन करते हैं, यानी ये वाला जो इनवर्स इमेज है ये अप्रॉक्सीमेटली बेस्ट डिफाइन करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को, किसकी, द शेप ऑफ GDPG को। मैं थोड़ा सा वहाँ जाकर आपको बता दूं कि द इमेज लेबल्ड विद इनवर्स रिफ्लेक्ट द शेप ऑफ GDPG वेरिएबल्स एज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रॉक्सीमेटली। तो एक दफ़ा फिर आप लोगों से माजरत करता हूँ कि ये कुछ इमेज की जो पिक्चर्स है वो ज़्यादा क्लियर नहीं आई, और मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मेरी लिखाई का भी बहुत ज़्यादा इशू उठाते हैं। आई एम सॉरी। अब मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको क्लियर लिखने की, लेकिन इनकन्वीनियंस के लिए माजरत खा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।